हेलो, दिस इज़ हर्ष अरोरा फ्रॉम डीडी एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ वो शख्सियतें जिन्होंने हिंदुस्तान की सबसे पहली टेलीविज़न सीरीज़ हम लोग में काम किया और हमको मनोरंजित किया और हमारे दिल और दिमाग में रह गए हमेशा के लिए, जिनका कैरेक्टर का नाम था बड़की। इनका नाम है सीमा भार्गव पाहवा जी। आपको हम लोग कैसे मिला उन दौरान जब टेलीविज़न का कोई माहौल नहीं था, तो कैसे आपकी फैमिली ने या आपने मन बनाया कि मुझे जाना है, मुझे करना है कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है कि टेलीविज़न बहुत सालों से चल रहा है और मैं खुद 68 से टेलीविज़न में काम कर रही हूँ। ये तो 80s में आया है हम लोग। पहले ऐसा होता था कि पहले हमारा लोकल टेलीविज़न होता था, जैसे दिल्ली के कार्यक्रम दिल्ली में दिखाए जाते थे, लखनऊ के लखनऊ में दिखाए जाते थे, बॉम्बे के बॉम्बे में। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि नेशनल लेवल पे काम हुआ था, इसलिए लोग इस कार्यक्रम से पहचानते हैं हमें, वरना इससे पहले हम बहुत काम कर चुके थे ऑलरेडी। और मेरी मदर जो थी वो काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस रही हैं, दूरदर्शन की और आकाशवाणी की भी, तो उनकी वजह से हम बहुत छोटे थे। जब मैं 5-6 साल की रही होंगी तब मेरी ऑडिशन दूरदर्शन में हो चुकी थी और मैं रेगुलर काम कर रही थी। और उसके जो डायरेक्टर थे पी कुमार वासुदेवा, वो उनके साथ मैंने बहुत साल पहले काम किया हुआ था ऑलरेडी। तो जब ये नया प्रोजेक्ट आया नेशनल लेवल पे, एक नया सोप ओपेरा बनने की बात हुई और हिंदुस्तान में पहली बार इतना बड़ा काम होने जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग चाहते थे कि कुछ लोग ऐसे जुड़े इसके साथ जो थोड़ा बहुत काम जानते हों पहले से, ताकि क्वालिटी इम्प्रूव होती है, सब चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने ऑडिशन बेस भी रखा था ये प्रोग्राम, और काफ़ी सारे लोगों का उन दिनों ऑडिशन लिया जा रहा था। बट मैंने जब शुरू में इसको ज्वाइन किया था तो मुझे बड़की का रोल ऑफ़र नहीं हुआ था। मुझे एक छोटा सा रोल इसमें ऑफ़र हुआ था जो उसकी कज़न का रोल था। तो मुझे लगा था ठीक है, हमें तो मालूम नहीं है इसके बारे में कि ये इतना बड़ा होने वाला है या क्या है। मैंने कहा जो भी रोल मिला ठीक है हमारे लिए। तो कुछ दिन बाद ही कुमार साहब को पता नहीं क्या सूझा या गर्ग साहब को क्या सूझा, तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं बड़की मैं करूँगी। और उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं, आपको हम बड़े रोल में लेना चाहते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था कि इतना बड़े रोल के लिए उन्होंने मुझे चुना और ख़ुद से बुला के मुझे ये रोल दिया, और मैं आज तक उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने इतना काम किया है। तो इसलिए मतलब यही कह सकती हूँ कि आई एम द लकी वन। आपकी ये रोल बड़की, एक मंजली, एक और एक छुटकी थी, साथ में बहुत सारे परिवार था। उस दौरान जो सीरियल बनते थे जी बने मतलब वो एक ऐसी हकीकत में थे, ऐसी स्टोरी लाइनअप थी कि जहाँ पे एक ही स्टोरी, एक ही राइटर था पूरे सीरियल का जी, एक ही डायरेक्टर था पूरे सीरियल का जी। और आजकल की जो सीरियलें आती हैं सास बहू की, उसके एक सीरियल में 50 डायरेक्टर होते हैं और 500 राइटर होते हैं, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ, मुझे पता। हाँ, तो उस हिसाब में आपको कैसे अब यहाँ फिट हो रहे हो आप? मतलब मैं तो फिट ही नहीं हो रही, इसलिए मैं टेलीविज़न कर ही नहीं रही क्योंकि मैं तो 12 साल पहले टेलीविज़न में, मैंने 12 साल पहले काम किया था। 12 साल से मैंने टेलीविज़न नहीं किया। उसके बहुत सारे रीज़न ये भी हैं, उनमें से एक बड़ा रीज़न ये भी है कि अभी मुझे कहानी में सोल नहीं नज़र आती, और उसका शायद सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसका एक राइटर नहीं है, उसके कई राइटर होते हैं, तो उसमें एक सोल नज़र नहीं आती है मुझे, एक तार नज़र नहीं आता है जो कि एक ही राइटर बांध सकता है। और मनोज श्याम जोशी जैसे या और भी बड़े जितने लोग रहे हैं, जैसे कि आप मालगुडी डेज ले लीजिए या कथा सागर ले लीजिए, या उस वक्त जितने भी सीरियल बनते थे, दर्पण था, काफ़ी सारे सीरियल आए हैं उस वक्त। तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि वो किसी एक राइटर के थॉट पे, एक राइटर का अपना एक विचार है उस पे बनते थे। पर अभी 50 लोगों के विचार एक से तो हो नहीं सकते, इसलिए कहानी में भी भटकाव नज़र आता है, किरदारों में भी भटकाव नज़र आता है। और फिर वही होता है कि कुछ सब्जेक्ट नहीं होता तो एक ही चीज़ को आप खींच रहे हैं। और मुझे लगता है कि काम करने का मकसद भी चेंज हो गया है। पहले हमारा मकसद जो होता था वो लोगों को एंटरटेन करना होता था और अच्छी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना होता था, अच्छे सब्जेक्ट मीनिंगफुल पहुँचाना होता था। अभी थोड़ा सा कमर्शियल हो गया है, चीज़ें हो गया है जी, चीज़ें क्या बिक रही हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बनस्पत इसके कि कहानी क्या कह रही है। जी। दूसरा, आपने बहुत आपका जो लाइफ कैरियर है सेंसिबल स्टोरीज, सेंसिबल वर्क से भरा पड़ा है जी। फ्रॉम हम लोग टू दम लगा के आयशा, बरेली की बर्फी जी। और अभी आपने शुभ मंगल सावधान जी। आपने आपके झोली में ऐसे सीरियल, सॉरी, ऐसे कहानियां हैं जो दूसरे एक्टर्स के पास नहीं है। जी जी जी।
देखिए हर एक क्या आप इनको चुनती हैं कि मतलब आपको लोग देखिए कुछ तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे लोग इतने अच्छे काम के लिए बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है। और दूसरा ये भी है कि शायद एक इमेज आप लेके चलते हैं, पर्सनल लाइफ में भी एक इमेज लेके चलते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक जितने काम कर चुकी हूँ या जितने काम लोगों ने सराहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं एक सेंसिबल चीज़ तो दिखाई देती है। तो मुझे लगता है वो मेरी भी एक रुचि है कि मैं ऐसे ही काम करूं जो जिसमें कुछ सेंस तो हो। इसीलिए शायद बहुत साल पहले ये डिसीजन मैंने ले लिया कि दूरदर्शन में जब तक कि बहुत कोई सेंसिबल काम मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगी। तो इसी वजह से काफ़ी वक्त में खाली बैठी हूँ घर पे, मतलब बहुत साल मैंने काम भी नहीं किया है, बैठना पड़ा है मुझे जी। काम ही नहीं था ऐसा जो आपको एक्साइट करे। मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब जो मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो मेरे लिए ये ज़रा मुश्किल था कि मैं उनको छोड़ के किस लिए जा रही हूँ। अगर काम भी नहीं अच्छा है तो फिर मैं उनको क्यों ऐसी ज़िंदगी दूँ कि माँ भी नहीं मिले उन्हें। तो मुझे लगा कि बेटर है कि मैं उनको माँ देती हूँ, काम तो अच्छा मिल ही नहीं रहा है। अब 90s तो 2000 में मुझे लगता नहीं थी जी, उसके बाद आपने जरूर जी बिल्कुल। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो फिर काम दोबारा शुरू हो गया, मतलब कह सकते हैं एक तरह से सेकंड इनिंग शुरू हुई है मेरी। हाँ। और आपकी जो अभी बाकी हम लोग के जो आपके और कलाकार जी, वो आप उनके साथ अभी मुलाकात होती है आपकी? देखिए अभी क्या है, कुछ लोग तो दिल्ली में ही छूट गए, जैसे विनोद नागपाल जी हैं वो दिल्ली में रहते हैं, अभिनव चतुर्वेदी है वो दिल्ली में रहता है। उसके अलावा बॉम्बे में जो हैं वो लवलीन मिश्रा हैं चुटकी, और दिव्या जो हैं, दिव्या सेठ, वो उनकी शादी हो गई, वो पूना चली गई, तो वो यहाँ बॉम्बे नहीं रहती हैं। राजेश जी हैं, राजेश जी के साथ मेरी कई बार मुलाकात होती है सिर्फ पार्टीज़ वगैरह में, ऐसा हम मिल नहीं पाते हैं। और उसके अलावा सुषमा जी हैं, सुषमा जी अब इतना काम करती नहीं हैं, दादाजी रहे नहीं। और जो जयश्री अरोड़ा जो माँ हैं वो भी काफ़ी कभी बॉम्बे होती हैं कभी कहीं और होती हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा लिंक उनके साथ बन नहीं पाया। हाँ, लवलीन मिश्रा के साथ मेरा काफ़ी मिलना जुलना है क्योंकि हम लोग एक ही थिएटर ग्रुप में साथ में काम कर चुके हैं, तो काफ़ी लंबे समय से वही मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अकेली, बाकी तो किसी के साथ मेरा अभी मिलना जुलना होता नहीं है बिल्कुल भी जी। और एक आपसे और पूछना था, जैसे कि मनोज जी भी आपके साथ जी काम कर चुके हैं जी अपने हम लोग जी, तो वहीं पे आपकी मुलाकात हुई? नहीं, हम थिएटर में पहले से जानते थे एक दूसरे को, और थिएटर दिल्ली में था संभव नाम से, उसमें हम दोनों मेंबर थे, हमने काफ़ी सारे प्लेज एक साथ किए थे और फिर हम लोग भी किया साथ में, और काफ़ी लंबा साथ हुआ। तो फिर आप महसूस करने लगते हैं कि अरे ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी कंपनी है, तो इसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है जी। अच्छा, आपकी जो पहली सीरियल थी, जैसे कि आज चाहे आप सास बहू ले लो, कुछ भी ले लो, इंसान इससे थोड़ा ऊब सा जाता है जी। तो आपकी सीरियल आज भी यूट्यूब पे लोग देखते हैं, कहीं भी अगर जी, एक एपिसोड जी, एक ही है देख रहे हैं जी। तो आपने कभी ये नहीं किया कि मतलब मैं मतलब कि बोलूँ कि मैंने कहीं उनको मार्केट में लेके आया जाए अभी हम लोग को वापस? हम लोग बचा भी नहीं है, मुझे नहीं पता उसका रिकॉर्ड कहाँ किसी ने संभाला नहीं संभाला। बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि पहला हिंदुस्तान का सोप ऑपेरा है और किसी के पास उसकी रिकॉर्डिंग तक नहीं है। किसी ने बताया वो सब जल गया है, किसी ने बताया कुछ खो गया है, मालूम नहीं कहाँ चला गया हम लोग। मुझे भी बहुत दुख है क्योंकि अगर एक पहला इतिहास किसी चीज़ ने लिखा है, ना कि इसलिए नहीं कि हमने उसमें काम किया है, बट मुझे लगता है एक धरोहर को संभाल के रखना चाहिए था, एक हिस्ट्री बनी है उससे, तो है नहीं। लेकिन वो आपकी एक सीरियल की हम लोग की एक दुर्घटना है या घटना बता देता हूँ कि उस समय जब एक ही चैनल था उसके ऊपर एक ही सीरियल आ रही थी, वो भी हिंदी थी। हाँ तो जो नॉन हिंदी स्टेट थे जी, वो भी हिंदी सीख के सुन जी। के मतलब कि समझ रहे थे। जी 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 तो आपके सीरियल का ये प्रभाव था। जी। अब जो इतने सारे रीजनल चैनल्स खुल गए हैं, तो आपको लगता है हिंदी कहीं गुम हो चुकी है कहीं? हिंदी तो देखिए हमारे देश से ही गुम हो चुकी है। हमारे जो नई जनरेशन है वो लोग आपस में इंग्लिश में सिर्फ बात करते हैं, वो हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, पता नहीं क्यों रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो आपसे क्यों इंग्लिश में बात करती है, मुझे नहीं पता। जबकि मुझे लगता है जब आप किसी हिंदुस्तानी को देखते हैं सामने तो आप हिंदुस्तानी में क्यों नहीं बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो धीरे धीरे हिंदी, उर्दू जो हमारी अपनी ज़बानें थी
वो तो गायब हो गई हैं। अभी तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं आने वाले दिनों में हम हिंदी सुन भी पाएंगे, क्योंकि अभी तो फिर भी हमारी जनरेशन के पास हम हैं, तो माँ बाप हैं जिनसे उनको हिंदी में मजबूरन बात करनी पड़ती है। बट जितने नई जनरेशन को मैं देखती हूँ वो अपने छोटे से बच्चों से भी इंग्लिश में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बच्चे हिंदी नहीं सुनेंगे नहीं। और वो बच्चे सिर्फ इंग्लिश में बात करना सीखेंगे, और फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा है, क्योंकि हिंदी में बात करना इतना लो ग्रेड समझा जाता है कि लोगों को शर्म आती है हिंदी में बात करने में। उनको लगता है क्यों हिंदी में बात करें, पढ़े लिखे नहीं हैं क्या। तो अगर हिंदी भाषा बोलना एक गवार की निशानी है तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं गवार हूँ जी। अच्छा, एक और जो हमारे जो हिंदी साहित्य है वो भी किताबों में कहीं खो गया। अब तो इंटरनेट भी मुझे लगने मिल नहीं रहा है, जैसे कि PDF डाउनलोड जो होते थे वो भी नहीं है अब। जी। तो आज की जो राइटर पीढ़ी है उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए, जिनके उनका जो ब्रेन वॉश किया गया है ये आज के माहौल में, यूट्यूब में या इंटरनेट में, इंग्लिश में, तो उसका जो हमारे हिंदी का जो रस था वो कहीं किताबों में से भी अब जा रहा है। देखिए वो तो अपनी सबकी पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैं माँ बाप को सारा दोष दे दूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को पकड़ना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, जो कि काफ़ी हद तक मैं पता नहीं कर पाई हूँ कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं और हिंदी में काम कर रहे हैं। वो भी दोनों एक्टर हैं, हिंदी में ही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे एक घर में संस्कार जहाँ तक दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप अपने बच्चों को क्या भाषा देना चाहते हैं। और मुझे लगता है भाषा की वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, भाषा से ज़्यादा उसकी वैल्यू कि वो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है हमारे बीच में ये भाषा। हमारी अपनी भाषा है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो कहीं गुम हो गया, इसकी वजह से पढ़ते भी नहीं है लोग, क्योंकि अब वो समझना बंद कर देंगे तो पढ़ना भी बंद कर देंगे। तो साहित्य जब बिकेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। आपकी जो अभी 4 फिल्में आई जी, उनमें हिंदी हार्टलैंड का बैकग्राउंड था। जी बिल्कुल। उनमें अर्बन एरियाज का कुछ नहीं था और सुपर हिट थी। जी बिल्कुल। फर्स्ट जो दम लगा के हईशा से लेकर अब तक जी, वो हिंदी हार्टलैंड का बैकग्राउंड था, जी, तो वो सुपर हिट थी। और आपके सामने बिग बजट मूवीज थी वो नहीं चल पाई, जी, जैसे कि वो दम लगा के हईशा के सामने कोई बड़ी मूवी रिलीज हुई जी। काफ़ी सारी बड़ी पिक्चरें इस बार नहीं चल पाई हैं जी। अभी एक फिल्म आई थी मीना गुप्ता जी की, बधाई हो। बधाई हो, जी, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। जी वो भी एक हिंदी हार्टलैंड का बैकग्राउंड था। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे दादाजी, जैसे कि मेरे दादाजी के समझो 10-12 बच्चे थे, हाँ, हाँ। तो जब वो छोटे का मतलब कि ब्याह कर रहे होते थे तो बड़े का, बड़े सॉरी, तो एक हो रहा होता हो रहा था होता। बच्चा के। जी, जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग वो कहीं वो एक पूरा एक जॉइंट फैमिली का जो कल्चर था वो खत्म हो रहा है। जी हिंदी का जो साहित्य वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आगे जो है कहानियाँ कैसे एक स्टीरियोटाइप कास्ट ही बनती जाएंगी। देखिए मुझे लगता है हमेशा 10 साल में एक सिनेरियो चेंज होता है। तो अभी पिछले 10 सालों में मुझे लगता है अभी शुरुआत हुई है उन 10 सालों की। अब कहानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं और मेरा तो हमेशा से मानना था, आज भी और पहले भी, कि हम कम से कम नहीं तो 90% हमारे यहाँ जो है मिडिल क्लास फैमिली है। हम बहुत 10% लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो जब 90% की कहानियाँ आएंगी तो वो तो हिट होंगी क्योंकि उनकी अपनी कहानियाँ होंगी, उन्हें उसमें अपना मज़ा आएगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी। हम लोग को आज तक याद करने का मतलब ही यही है, क्योंकि उसमें इतनी रियलिटी थी और इतनी आपकी अपनी कहानियाँ थी कि लोग आज तक याद है कि कोई मुझे कहता है कि आप मेरी बहन जैसी लगती थी, कोई कहता है मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी थी। तो आप कहीं ना कहीं अपने घर को ढूंढते हैं और आज फिर से वही कहानियाँ आ गई जहाँ आप अपने परिवारों को, अपने घरों को ढूंढ रहे हैं। और जबकि आज के ज़माने में और भी ज़रूरी है, जबकि इतना हो गया कि आप बहुत ही अकेले फैमिली जीते हैं, जॉइंट फैमिली ब्रेक करके आप अलग हो चुके हैं, तो आप अपने बच्चों को कोई वैल्यू तो दे नहीं रहे हैं और ख़ुद भी अलग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मिस तो करते हैं। तो जब ऐसी फिल्म देखते हैं तो आपको याद आता है, हाँ बड़ा मज़ा आया था जब मेरे चाचा की शादी हुई थी, हम सब इकट्ठे हुए थे। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का कल्चर है ये, हिंदुस्तान का अपना एक मिठास है, उसे खोना ही नहीं चाहिए, उसे बार बार दिखाना चाहिए कि हम ऐसे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, गलत जगह पे जा रहे हैं हम। हाँ। आपकी बात सही है, जैसे कि हम लोग में जितने भी कैरेक्टर्स थे सब नॉन ग्लैमराइज थे, लेकिन वो हमारे दिल में ऐसे बैठ चुके हैं जी, जहाँ पे
सुपरस्टार भी नहीं अभी तक जगह ले पाया जी। क्योंकि सुपरस्टार का और आजकल की टेलीविजन सीरियल्स का जो जो एक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज्ड हो गया जी। है और जो लोकल आदमी अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा है जी, बिल्कुल। अपने आप को। जी, वो तो है ही, सच्चाई कहाँ है, सच्चाई तो गायब हो गई है। अभी इतने जेवर पहन के अगर घर की औरतें रहने लग जाएं और सारा दिन इतने बनाव श्रृंगार में रहें तो मतलब आदमी डांट देगा उसको कि तुम खाना बना रही हो कि तैयार होकर कहीं जा रही हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो घाट श्रृंगार करके जो बेडरूम में सोने जाते हैं सही जी। होता है वो भी तैयार होके, तो वो अगर आप उस तरह की ज़िंदगी दिखा रहे हैं तो वो आपकी ज़िंदगी तो है नहीं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। जी। आगे आने वाले टाइम में कोई अच्छी फिल्म में अच्छी सीरियल आपसे मिलेगी कोई? सीरियल तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं नहीं कर रही हूँ, 12 साल से दूरदर्शन पे तो नहीं जा पाई वापस लौट के। बट हाँ, फिल्म में ज़रूर एक दो ऐसी आने वाली हैं आगे के दिनों में, और मैंने खुद एक फ़िल्म बनाई है, डायरेक्ट की है, लिखी भी मैंने ही है। वो भी बिल्कुल पारिवारिक फ़िल्म है, वो भी शायद देखिए इस साल रिलीज़ हो जाएगी फिल्म होपफुली। तो मुझे लगता है कि वो भी लोगों को पसंद आनी चाहिए क्योंकि उनकी अपनी कहानियों में से एक कहानी है। जी। कौन सी फिल्म है मैडम? जी, अभी इसका नाम टाइटल नहीं डिसाइड हो पाया, बट इस साल में आ जाएगी ये फिल्म। जी जी। और हम मतलब उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे स्टार्टिंग की है और आपने पूरा सफ़र तय किया बहुत अच्छी कहानियों का, फिल्मों का। जी। तो आप एक ट्रेडमार्क बन गए हैं कि मतलब आप हैं, विनोद नागपाल जी हैं। जी जी। विनोद नागपाल जी ने लास्ट फिल्म की थी खोसला का खोसला। जी। दैट वाज आल्सो वेरी जी जी। तो हम आगे उम्मीद रखते हैं कि आपसे कुछ अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी जनता भी हमें इसी तरह से प्यार देती रहेगी और इस तरह की फिल्मों को और बढ़ावा देगी, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कल्चर बचा रहेगा। प्यार नहीं दे रही, प्यार दे रही है, मतलब देती ही रही है। जी बिल्कुल। मेरे माँ बाप से लेकर मैं तक और मतलब मेरी बीवी भी, जो अभी आगे बच्चे का तो नहीं कह सकते क्योंकि वो 6 साल की है, तो अभी वो वही देख रही है जो टेलीविजन में। जी जी जी। तो हम लोग तक तो हम लोग को प्यार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।